Hi everyone, JS 2023 मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम क्या है कि एक मैथमेटिकल फिजिक्स से प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत आसान था। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था कि 2 फायर 6 पेस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस yields an output come that is a multiple of 2 and the other yields a multiple of 3। तो ऑप्शन जो था शायद 1/3, 1/6, 11/36, 13/26। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा तो पी ए इक्वल टू क्या होगा कि एन ए अंडर एन एस। और इसमें देखिए कि जो एन एस होगा एक्चुअली क्या है कि 2 बार क्या हो रहा है कि थ्रो कर रहा है, तो इसलिए जो टोटल इवेंट होगा एन एस वो क्या होगा कि 6² दैट मीन्स 36। और जो सक्सेसफुल इवेंट होगा तो एक होगा कि 2 3 और एक 2 6 और 4 3 ऐसे करके 4 6 6 3 एंड और एक होगा कि 6 6। तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 से। तो देखिए कि 2 3 ये हो रहा है, 2 6 भी हो रहा है, 4 3 4 6 एंड 6 3। इसका रिपीटेशन भी आएगा, जैसे 3 2 तो 6 2 भी होगा और 3 4 भी होगा, 6 4 एंड 3 6। तो देखिए टोटल नंबर जो और 6 6 में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर सेम ही है, तो रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन होगा भी तो एक ही आएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल इवेंट है वो क्या है कि 11। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा कि एन ए अंडर एन एस, तो क्या होगा कि 11/36। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, और इधर आपके ऑप्शन में जो था कि 11/36। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था कि एक कॉन्टिन्यू इंटीग्रल था। क्वेश्चन में पूछा गया था द कंप्यूट द कॉन्टिन्यू इंटीग्रल आई इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड ऑफ अंडर साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2πz। और जहाँ में बोला गया था कि व्हेयर द कॉन्ट्यूर इज ए सर्किल ऑफ द रेडियस 3/4 ऑफ द रेडियस 3/4 entered the centered the around the origin, okay, and the direction of the direction is counter clockwise। तो ऑप्शन जो था 1 -1 0 पाई ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ ऑप्शन में भी गलत हो सकता है, ये सारे मेमोरी बेस्ड ही है, तो आपको लग रहा है कि अलग कुछ था तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, आपको लगे कि अलग रिजल्ट आ रहा है, तरीका अलग है, तो वो भी आप लोग आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो क्या करना था इसमें, देखिए कि कंटिन्यू इंटीग्रल में इसको करने के लिए तो पहले पोल का जो कंडीशन होता है वो कैलकुलेट करिए कि फाइंड आउट द पोल। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2πz इक्वल टू, इसको 0 कर दीजिए डिनोमिनेटर में जो था। तो इसको ऐसे लिखे कि e⁻² माइनस ऑफ e⁻² अंडर 2 दैट इज इक्वल टू 0, एंड देन दिस इज e⁻⁴πz दैट इज इक्वल टू 1 एंड e⁻² ऑफ एक्चुअली 2n i पाई ऐसे लिख सकते हैं।
So then z equal to, that is z equal to ni under 2. ठीक है, तो z इक्वल टू क्या मिला कि ni अंडर 2. तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि z इक्वल टू 0, n का वैल्यू आप ऐसे करिए कि 0 और प्लस माइनस i अंडर 2. और इस पर सेंटर जो था कि 3 अंडर 4. तो इसमें देखिए कि पोल जो आया है कि 0 प्लस माइनस i/2. तो देन आपको क्या करना है कि रेसिड्यू निकालना है. देन कॉची रेसिड्यू थ्योरी में जो होता है, एक्चुअली जो रेसिड्यू थ्योरी में होता है उसमें लगाना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट आ जाएगा. और ये जो पोल है ये 3 अंडर 4 जो रेडियस है उसके अंदर सारे पोल एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसलिए आपको क्या करना है कि रेसिड्यू z इक्वल टू 0, z इक्वल टू प्लस i/2 और z इक्वल टू माइनस i/2 पे कैलकुलेट करना है पहले. ठीक है, तो रेसिड्यू एट z टेंस टू 0 पे तो क्या होता है कि रेसिड्यू लिमिट ऑफ z टेंस टू ऑफ 0, और यहाँ पे जो होगा कि z स्क्वायर अंडर ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2 ऑफ z. तो देन क्या होगा कि इसमें जो होगा कि लिमिट ऑफ z टेंस टू 0, और इसमें जो आएगा कि 2z अंडर ऑफ 2 ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 z. बट यहाँ पे z टेंस टू 0 है तो इसलिए इसका क्या होगा कि 0. ठीक है, तो रेसिड्यू z इक्वल टू 0 पॉइंट पे क्या होगा कि 0. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना था कि रेसिड्यू z इक्वल टू i अंडर 2 पे कैलकुलेट करना था, और एक बार माइनस i अंडर 2 पे. तो इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि तो लिमिट ऑफ z टेंस टू i अंडर 2, और इसमें जो होगा कि z माइनस 1 अंडर z, और इसमें मल्टीप्लाई होगा कि z अंडर साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2 ऑफ z. नेक्स्ट इसको सॉल्व करना था. तो सॉल्व करना था तो देखिए क्या होगा कि लिमिट ऑफ z टेंस टू जो चल रहा था i अंडर 2 ऑफ z ऑफ क्या होगा कि z माइनस i/h, और इसमें कैलकुलेट करने से 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2 z आ रहा है. तो देन इसको आप z का वैल्यू i अंडर 2 यहाँ पे रख दीजिए. तो क्या होगा कि i अंडर 4 ऑफ माइनस ऑफ 1. तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि माइनस ऑफ i अंडर 4 ए z इक्वल टू i अंडर 2 पे क्या है कि रेसिड्यू का वैल्यू. देन और एक बार आप रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे कि z इक्वल टू माइनस i/2 पे, तो उसी टाइम क्या होगा कि ये जो माइनस आ रहा था वो प्लस i हो जाएगा कि प्लस i अंडर 4. देन आप यूज़ करिए कि कॉची रेसिड्यू जो थ्योरी में होता है, जो एक्चुअली क्या होता है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है कि 2 सम ऑफ द रेसिड्यू. तो वो लगा दीजिए. तो 0 पे क्या आ रहा था 0, और इसमें जो आ रहा है कि माइनस i अंडर 4 और z इक्वल टू माइनस i/2 पे आ रहा है i अंडर 4. तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा कि 0 जो ऑप्शन था वही करेक्ट होगा. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो भी एक कंटिन्यू इंटीग्रल था. क्वेश्चन क्या था, शायद ऐसे था कि कैलकुलेट द कंटिन्यू इंटीग्रल i इक्वल टू क्लोजर इंटीग्रल ऑफ c cos स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर z माइनस a होल ओवर 3 ऑफ dz, where the clockwise contour c is in circulating the point z equal to a
इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ऑप्शन कुछ था वो एक्चुअल मेरे को नहीं मिला, तो इसको सॉल्यूशन देखिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा तो इसको कैसे करेंगे कि आपको बोला गया था z इक्वल टू ए पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि पहले इसको कैसे करना था। तो इंटीग्रेशन जो था इसको लिखिए कि हाफ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2z और माइनस जेड स्क्वायर अंडर z माइनस ए का होल क्यूब ऑफ dz, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखिए कि यहाँ पे z माइनस ए इक्वल टू 0, सो जो पोल है z इक्वल टू ए पॉइंट पे, और इसमें जो ऑर्डर है वो क्या है कि ऑर्डर जो है इसका वो क्या है कि 3 है, ठीक है। तो देन आपको क्या करना था कि रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, तो z इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो z इक्वल टू ए पॉइंट पे जो रेसिड्यू देखिए कि जो फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर के लिए 1 अंडर ऑफ m माइनस 1 फैक्टोरियल, m ऑर्डर होता है तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑर्डर था, तो इसलिए 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और d टू द पावर ऑफ सेम ही होता है कि ऑर्डर जो होता है कि m माइनस 1। तो ऐसे करके इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है a आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप z इक्वल टू ए पे आप वैल्यू पुट करिए, तो क्या होगा z से आप ये लिखेंगे तो क्या होगा कि देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बाहर पे एक 2 है 102, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मिल रहा है कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2a प्लस 1, बाहर में एक माइनस रहेगा कि दोनों टर्म में एक माइनस था, ठीक है। तो ये आ रहा है रेसिड्यू का वैल्यू। तो आपको पूछा गया था कि इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, तो आप लगाइए कि जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आई ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यू। तो जाओ जो यहाँ पे है कि एक्चुअली z इक्वल टू ए पॉइंट पे है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस इस साइन से, और क्या होगा कि कॉस ऑफ 2a प्लस 1। तो ये ऐसा एक ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा कि 2 पाई आई ऑफ कॉस 2a प्लस 1। बट एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा है तो ठीक है, बट क्वेश्चन में क्लॉकवाइज बोला गया था, तो क्लॉकवाइज बोला गया था इसलिए एक माइनस साइन रिजल्ट के फॉर्म में आता है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में जैसे होता है तो वही ठीक है, बट क्लॉकवाइज केस में क्लॉकवाइज बोला गया था तो इसलिए बोला है तो क्या होगा, इसलिए आपका जो फॉर्म होता है कि माइनस ऑफ 2 पाई आई ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यू। तो ये शायद क्लॉकवाइज बोला गया था मेरे को, जैसे मेरे स्टूडेंट ने भेजा है तो क्लॉकवाइज बोला गया था। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्लस ऑफ 2 पाई आई ऑफ कॉस 2a प्लस 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम वो क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था dy अंडर dx इक्वल टू xy प्लस xy स्क्वायर, एंड एक कंडीशन था कि y x इक्वल टू रूट अंडर 2 पे जो वैल्यू है e अंडर 2 माइनस ई, और जहाँ पे e जो है कि e इज़ द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम, और कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि y x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, कि x का वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करने बोला गया था कि y का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन कुछ था कि 0 1 माइनस 1 और e, ठीक है। तो क्या था ऑप्शन कि 0 1 माइनस 1 एंड e, ये 4 ऑप्शन था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना था। तो पहले क्या करें कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि dy अंडर dx इक्वल टू xy कॉमन लीजिए, क्या होगा कि 1 प्लस ऑफ y, देन dy अंडर y ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगा दीजिए। तो यहाँ पे x वाला टर्म को सेप ले जाइए, तो x ऑफ dx आ गया। देन इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट क्या होगा कि 1 अंडर y माइनस 1 अंडर 1 प्लस y, और इसमें मल्टीप्लाई ऑफ dy, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx। सो देन इसको
अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने से जो आ रहा है कि ln y माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा राइट हैंड साइड पे x² प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होगा कि ln c, ठीक है, कांस्टेंट जो है कि ln c। तो देन इसको आप लिख सकते हैं कि y अंडर 1 प्लस वाई, सो दैट इज इक्वल टू c ऑफ e टू द पावर ऑफ x², ठीक है। देन आपको क्या करना था कि बाउंड्री कंडीशन जो था उसको पुट करके ये जो कांस्टेंट था c इसको फाइंड आउट करना है। देन जो पॉइंट पे पूछा जा रहा है उसमें आप कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, तो देखते रहिए। जो रिजल्ट मिल रहा था कि y अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू c e टू द पावर ऑफ x², ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देन आपको क्या करना था कि बाउंड्री कंडीशन जो था, देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या था कि x इक्वल टू √2, तो क्या गिवन था कि y इक्वल टू e अंडर 1 माइनस e, सॉरी दिस इज 2 माइनस e, एक्चुअली 2 माइनस e ये था, ठीक है। तो अभी देखिए कि ये बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि e अंडर 2 माइनस e अंडर 1 प्लस e अंडर 2 माइनस e, सो दैट इज इक्वल टू c ऑफ e टू द पावर x², सो दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 अंडर 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है कि c e, ओके, सो दैट इज c ऑफ e। और यहाँ पे जो मिल रहा है कि थोड़ा कैलकुलेशन करने से यहाँ पे जो मिलेगा कि e अंडर 2, ठीक है, 2 माइनस e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ रहा है कि c e। तो देन क्या होगा कि कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 1 अंडर 2, ठीक है। तो एक्चुअली तो क्या आ गया रिजल्ट, जो यहाँ पे जो c था वो एक्चुअली क्या है, तो हाफ है, तो यही एक्चुअली क्या है कि सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट पे पूछा गया था, तो जो था कि एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर 0, सो दैट मीन्स 1। सो क्या होगा कि y अंडर 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो ऑप्शन था इसको सिंप्लीफाई करके बना सकते थे कि 2y इक्वल टू 1 प्लस वाई, सो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन था कि एक क्वांटम पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज इन ए स्टेट हैविंग द वेव फंक्शन psi x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक लैम्डा x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस bx प्लस ipx अंडर h कट। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था, जब वेव फंक्शन क्या था ये गिवन था, ठीक है, कि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था। जो ऑप्शन है कि p माइनस पी बी और h कट लैम्डा। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी होगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन मेरे को लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी रियल वेव फंक्शन का वेव फंक्शन रियल होता है तो क्या होता है कि मोमेंटम का एक्सप्रेशन वैल्यू 0 आता है। तो देखिए पहला जो है कि ए वाला पार्ट, और यहाँ पे जो है कि फर्स्ट जो 2 वाला पार्ट है, मतलब ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स, ये सारे रियल है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन वैल्यू आएगा 0 आएगा। जो लास्ट टर्म बचा हुआ है कि आई पी एक्स जो टर्म है, तो इसके लिए सॉल्यूशन करना है, तो वो भी मेरे को लग रहा है ना करके आप बता सकते थे, क्योंकि ये जो होता है कि ये होता है एक्चुअली फ्री पार्टिकल के लिए, और फ्री पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो क्या होता है कि p होता है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो कंसेप्ट लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो कोई भी एक रियल फंक्शन होता है वेव फंक्शन, तो क्या होता है कि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलवेज
0 होता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट से ये दोनों पार्ट 0 आ जाएगा, तो यही बचा हुआ है। बट ये फ्री पार्टिकल का एक्चुअली फॉर्म होता है, तो एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन का मोमेंटम फॉर्म में ऐसे करके। तो देखिए कि तो मोमेंटम क्या होता है फ्री पार्टिकल का एक्सप्रेशन वैल्यू का, तो मोमेंटम ही होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा पी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वेव फंक्शन गिवन था, कंसिडर ए फ्री पार्टिकल, एक वन डायमेंशन में था, और वहाँ पे वेव फंक्शन गिवन था एक्स टी इक्वल टू 0 पे, जो है कि ए ऑफ एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स अंडर एज कट एंड प्लस ऑफ बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आई पी एक्स अंडर एज कट। क्वेश्चन क्या था कि द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी करस्पॉन्डिंग साई ऑफ एक्स टी पे क्या होगा, साई ऑफ एक्स टी पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगा सम टाइम लेटर, जो क्या है कि टी टाइम के बाद, ठीक है। तो जो क्या होगा देखिए कि इसका तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, ठीक है, कि साई ऑफ एक्स 0 ए गिवन था, आपको पूछा जा रहा था कि साई ऑफ एक्स टी क्या होगा, तो आपको लगाना था कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वही लगा दीजिए। तो कोई भी टाइम पे क्या होगा वेव फंक्शन, तो पहले t इक्वल टू 0 से आपको कैलकुलेट करना था कि t इक्वल टू टी पे वेव फंक्शन क्या होगा। तो उसको जो लिखने का तरीका है, तो क्या होता है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगा के हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या होगा, कि होता है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आई ऑफ ई टी अंडर एज कट प्लस यहाँ पे जो था कि बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आई पी एक्स अंडर एज कट, ये पहले था t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होगा कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आई ऑफ स्पेसिफिक स्टेट का एनर्जी ई टी अंडर एज कट, ठीक है। तो देन तो ये एक्चुअली वेव फंक्शन है टी टाइम पे। तो जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी जो होता है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होता है क्या होता है एक्चुअली जे, तो जे का फॉर्मूला आपने पहले भी डिराइव किया था। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो होगा कि P अंडर एम, और इसमें जो एक्चुअली एम्पलीट्यूड है, एक्चुअली जो क्या है कि एम्पलीट्यूड है कि उसका आपको क्या करना है कि मॉड स्क्वायर और माइनस ऑफ बी का मॉड स्क्वायर। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आपने जो जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे था। और क्या करना होता है, बस जस्ट आपको क्या करना होता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है कि मोमेंटम अंडर मास ऑफ द पार्टिकल, और इसमें जो होता है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा जो P अंडर एम ऑफ ए मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ बी का मॉड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन जो था वही करेक्ट होगा इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ऐसे कुछ चार ऑप्शन था, तो जहाँ पे बोला गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैनिसेस आइडेंटिकली। तो दैट मीन्स क्या है कि जो चार ऑप्शन था इसमें से आपको पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन का रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है, कि वैनिश हो जा रहा है। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन टेस्ट करना था। तो मेरे को ये शायद ये गलत भी हो सकता है जो ऑप्शन मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है, तो देख लीजिए थोड़ा चेक करके। तो मेरे को लग रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट होगा ऑप्शन सी। तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कार्ल ऑफ वाई ऑफ आई कैप। तो आपको पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन का रिज़ल्ट 0 आएगा, ठीक है, तो ये था। तो इसको क्या करना था कि डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करना था। तो डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करिए, तो आई कैप ऑफ जे कैप ऑफ के कैप, और यहाँ पे जो होगा कि डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल वाई ऑफ डेल डेल जेड, और इसमें जो होगा कि वाई अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो है कि माइनस ऑफ एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
देखिए तो इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं कि के बराबर। तो क्या आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए खुद, और देखिए कि रिजल्ट जो आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ज़ीरो। तो पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़ीरो होगा, कि जो है एक्चुअली मैंने जो ऑप्शन उठाया था अभी तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एक ओपम का प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्वेश्चन क्या था कि एक ओपम का एक सर्किट वहाँ पे गिवन था और बोला गया था कि इनपुट ऐसे एक फंक्शन है, तो इनपुट जो एक्चुअली वोल्टेज है तो ऐसा है, तो आपको बोलना था कि आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए और इसमें जो सी का वैल्यू था वो था 0.00 ऑफ माइक्रो फैराड, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस था वो क्या था कि 2 किलो ओम। तो ये जो ओपम है तो इसका क्या होता है कि आउटपुट जो होता है कि माइनस ऑफ सी ऑफ आर एफ ऑफ डी वी अंडर ऑफ डी टी, डिफ्रेंशिएटर है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो एक्चुअली डी वी आई है अंडर की डी टी, तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि डी वी आई अंडर डी टी का वैल्यू क्या है कि इक्वल टू 10 अंडर 5। ठीक है, तो क्या है कि 2 ऑफ 10 टू दी पावर 6 सेकेंड, क्योंकि माइक्रो सेकेंड था तो सेकेंड में ले जाएंगे तो क्या होगा कि 10 टू दी पावर प्लस 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था कि सी का वैल्यू 2 किलो ओम और उसके साथ जो एक्चुअली सी का वैल्यू क्या था कि 0.002 माइक्रो फैरड, तो इसलिए क्या होगा कि 10 टू दी पावर माइनस 9, और इसमें क्या होगा कि किलो, सो 2 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू दी पावर 3, देन डी वी आई अंडर डी टी दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 6। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करने से जो आ रहा है कि माइनस ऑफ 8 भी। ठीक है, तो जो है कि आउटपुट वोल्टेज जो है कि माइनस 8 भी, और इसमें जो ऑप्शन था तो आपको देख के पता चल गया जाएगा कि आंसर होगा कि आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट ऐसे है। तो ऑप्शन जो है आउटपुट वेव फॉर्म ऐसे होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन था वही करेक्ट होगा, और इसमें जो वोल्टेज ये जो होगा कि -8 भी, और ये जो वाला वोल्टेज होगा 8 भी, और इसमें जो टाइम ये जो टाइम होगा कि 5 माइक्रो सेकेंड। इसी टाइम पे क्या होगा कि ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 11010110। तो 2s कॉम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है कि जो नंबर रहता है तो उसका पहले आपको क्या करना होता है कि उसका 1s कॉम्प्लीमेंट करिए। तो पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करिए, 1s कॉम्प्लीमेंट करिए। तो 1s कॉम्प्लीमेंट करने से 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 0 के रिप्लेस में 1 और 1 के रिप्लेस में 0। तो पहले वो कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 1s कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आ रहा है कि 0 ये 1 0 आ जाएगा, तो ये 1 भी 0 आ जाएगा, बट ये 0 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दीजिए कि 1 0 और 0 1 हो रहा है, तो 1 0 1 0 एंड 0 1। देन क्या करना है कि 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था, तो 2s कॉम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट आएगा उससे +1 ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, तो जो रिज़ल्ट आएगा खुद देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है कि 1 1 0 और कैरी 1 है, तो 1 + 0 दैट इज़ 1, और 0 1 0 1 0 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट का
जो कोई नंबर का कैलकुलेट करना होता है तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट करना होता है, तो उसके बाद वही रिजल्ट को +1 से ऐड कर देना होता है। तो वही होता है कि जो नंबर गिवन था इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि v एक गिवन था, v वेक्टर y i कैप प्लस 3x j कैप, वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। क्वेश्चन क्या था कि द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल दैट इज v डॉट ऑफ dr अराउंड द यूनिट सर्किल, जिस सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन पे है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो ऑप्शन था 0 पाई 2 पाई एंड 2 पाई अंडर 3, तो इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू पूछा गया था। देखिए इसको कैसे करना था, तो आप लगा दीजिए कि स्टोक्स थ्योरम लगा दीजिए, तो लाइन इंटीग्रल जो क्लोज था वो ओपन हो जाता है स्टोक्स थ्योरम पे और सरफेस इंटीग्रल पे कन्वर्ट होता है। तो देन क्या होता है कि कर्ल ऑफ उस वेक्टर और डॉट एन कैप ऑफ ds, ठीक है। तो पहले जो v वेक्टर था उससे आप कर्ल ऑफ v को कैलकुलेट करिए, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है तो ये 2 आएगा। देखिए थोड़ा देख लीजिए कि कर्ल ऑफ v 2 आ रहा है, ठीक है। तो देन क्या होगा कि 2 और इसमें जो है कि डायरेक्शन जो आएगा कि के कैफ और यहाँ पे जो है कि के कैफ ऑफ ds, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है देखिए कि xy प्लेन पे है, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगा कि के कैफ और ds जैसे है ऐसे रहेगा, ठीक है। तो के कैफ डॉट के कैफ दोनों एक ही वेक्टर से यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होने से क्या आता है कि 1 और ds का वैल्यू जो आएगा कि एक्चुअली पाई, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 पाई। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था कि एक वेव फंक्शन गिवन था फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए साई ऑफ बीटा अल्फा ऐसे करके, और जो वेव फंक्शन था कॉस ऑफ बीटा अंडर 2 ऑफ हाफ स्पिन हाफ स्टेट ऑफ प्लस क्या है कि साइन ऑफ बीटा अंडर 2 ऑफ e टू द पावर ऑफ i अल्फा और डाउन स्टेट, ठीक है। और वहाँ पे जो बीटा और अल्फ़ा का जो रेंज था 0 से पाई और अल्फ़ा का जो रेंज था 0 to 2 पाई, ठीक है। एक था कि 0 to पाई और एक था 0 to 2 पाई। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द डेल्टा न्यू इज द स्टेट ऑफ दैट इज डेल्टा ऑफ न्यू और लैम्डा, कि ए स्टेट जो है तो इसी स्टेट से ऑर्थोगोनल होगा। तो फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड न्यू, ठीक है। तो क्या होगा कि इस स्टेट से ऑर्थोगोनल होगा। जो ऑप्शन में कुछ था कि पाई से रिलेटेड करके था कि पाई प्लस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा ऐसे करके 4 ऑप्शन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करना होता है। देन ऑर्थोगोनल कंडीशन था तो इसलिए क्या होगा कि स्केलर प्रोडक्ट में और दैट मीन्स बैक एंड रोटेशन में 0 आएगा, ठीक है। वही कंडीशन लगाना था और देन आपको क्या होता कि जो ऑप्शन जो था वो आपके पास आ जाता, ठीक है। शायद कुछ लोग एक क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में भी किया था कि ये इतना टफ नहीं था, तो मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा हिंट्स और मैं कर ही दे रहा हूँ। देखिए इसको आप ऑप्शन टेस्ट करके भी बता सकते हैं। जैसे ऑप्शन जो था मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया कि डेल्टा, ऐसे एक ऑप्शन था कि डेल्टा ऑफ पाई माइनस बीटा और न्यू इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। आपको 1-2 ऑप्शन लेके देखना था, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन पे उठा के देख सकते थे। तो यही ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो देखिए ऑप्शन चेक करके भी बता सकते थे। तो क्या करना है कि अभी आपको डेल्टा के प्लस में पाई माइनस बीटा यूज करना है, तो और न्यू के प्लस में पाई प्लस अल्फ़ा। तो ऐसे करते रहिए कि कॉस ऑफ वो क्या होगा कि पाई माइनस ऑफ बीटा और अंडर 2 और इसमें जो होगा कि हाफ स्टेट और प्लस क्या होगा कि साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ बीटा अंडर 2 ऑफ आई ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा न्यू के प्लेस में,
और जो स्टेट होगा कि डाउन स्टेट। ठीक है, तो देन देखिए इसमें क्या आ रहा है कि इसमें जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये जो आ रहा है साइन ऑफ, एक्चुअली इसको लिख सकते हैं कि साइन ऑफ बीटा अंडर 2 कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा अंडर 2 को, तो क्या आ रहा है कि ये वाला टर्म जो स्टेट था, और यहाँ पे जो आएगा कि कॉस ऑफ बीटा अंडर 2 आ रहा है, और यहाँ पे आएगा ई टू दी पावर ऑफ आई अल्फ़ा, और इसके साथ ई टू दी पावर ऑफ आई पाई ऑफ डाउन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ई टू दी पावर ऑफ आई प्लस आई ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा था, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म आ गया है कॉस ऑफ बीटा अंडर 2। ठीक है, तो इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ई टू दी पावर आई पाई का वैल्यू होता है -1, तो फिर क्या होगा कि इसमें एक माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो जो टर्म बन रहा है वो देख लीजिए। देखिए तो ये ई टू दी पावर आई पाई वो -1 आ जाएगा, आ गया, तो ये इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका स्टेट अभी जो डेल्टा और न्यू पे आना था वो आ गया। ठीक है, तो अभी बोल रहा था कि ये जो स्टेट है वो क्या हो रहा है कि ऑर्थोगोनल बना रहा है किससे, जो पहले जो स्टेट था बीटा और अल्फ़ा पे। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि ब्रैकेट रोटेशन का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो एक काम करें, जो स्टेट गिवन था उसका आप क्या करें कि के नोटेशन पे था उसको ब्रा कर दीजिए। ठीक है, और ये तो यहाँ पे केट फॉर्म में था, तो ये जो कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए ऑर्थोगोनल का कंडीशन। तो देन इस दोनों को स्केलर प्रोडक्ट करने से तो जो रिजल्ट आएगा देखेंगे कि आपको भी ऑप्शन टेस्ट करना था ना, आप तो ऑप्शन टेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए क्या होगा कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन को उठा के आप चेक कर सकते थे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही हो रहा है कि डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस बीटा, आपको देखेंगे कि अभी स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का मतलब है कि दोनों स्टेट ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो क्या होगा कि डेल्टा ऑफ पाई माइनस बीटा और न्यू का वैल्यू पाई प्लस अल्फा, मैंने ये कंसिडर करके बनाया है ये 0, और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, आप खुद मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा यही होगा। एक रिलेटिविटी से क्वेश्चन था जो कि था कि एक बॉडी वो एक्सप्लोड कर रहा है इनटू द 2 फ्रेगमेंट, ईच ऑफ द रेस्ट मास ऑफ m मूव अपार्ट एट द स्पीड ऑफ nc। ठीक है, और इटाची। ठीक है, और जिसका मास क्या है कि रेस्ट मास जो था m था, और मूव अपार्ट एट द स्पीड ऑफ nc, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जहाँ पे एक बोला गया था कि n का जो वैल्यू, n और ईटा इसका जो वैल्यू है कि 0 से 1 के अंदर। ठीक है, तो बोला गया था कि रिलेटिव टू द तो थोड़ा चेक कर लीजिए क्या था एक्चुअली। ओके, तो रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑन द मास, रेस्ट मास जो था m एंड b। ठीक है, तो देखिए क्या था कि रेस्ट मास एनर्जी तो जो था रेस्ट मास एनर्जी m0c², उसका वैल्यू क्या होगा कि m प्राइम ऑफ c² प्लस m प्राइम ऑफ c²। ठीक है, कि 2 गुना हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि 2 ऑफ m प्राइम c² लिख सकते हैं। और n का वैल्यू जो होता है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो होता है v/c। देन देखिए कि इसमें आप ये जो कंडीशन है, ये प्रॉब्लम में शायद ऐसे एक कंडीशन गिवन था कि रेस्ट मास का एनर्जी 2 गुना होगा कि टोटल एनर्जी से। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है v/c। तो देखिए क्या आ रहा है कि m0 इक्वल टू 2 ऑफ m प्राइम एंड देन 2 ऑफ m प्राइम जो है रिलेटिविस्टिक जो केस है, तो m ऑफ क्या होगा कि रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ऑफ v² अंडर c² ये होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में क्या था कि रेस्ट मास जो पार्टिकल का था वो m0 ना होके m गिवन था, तो इसलिए मैंने m प्राइम के रिप्लेस में m प्राइम इक्वल टू एक्चुअली होता है कि m0 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस v² अंडर
x², ठीक है। तो अभी m नॉट को m लिख सकते हैं क्योंकि रेस्ट मास क्वेश्चन में गिवन था, वो m बोला गया था, तो a होगा। और यहाँ पे v/c का वैल्यू जो है कि n से लिखेंगे और ईटा से लिखेंगे तो क्या होगा कि 𝛳²। तो जो इसका जो रिजल्ट होगा कि 2m अंडर रूट अंडर ऑफ 1 - n², ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि एक ऑप्टिक्स से था, तो क्वेश्चन क्या था देखिए कि एक प्रिज्म था, और शायद ऐसे था, और यहाँ पे एक लाइट आ रहा था, देन यहाँ पे आके ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके लाइट का जो डायरेक्शन ऐसे क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर व्हिच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल ऑकर, ठीक है। और इसमें जो एंगल था ये क्या था कि 90 डिग्री। तो देखिए तो ये 90 डिग्री है, और तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है एक्चुअली 45 डिग्री, ठीक है। जो ग्लास पे जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री। और यहाँ पे तो जो लगाना था आपको कि म्यू जी ऑफ साइन, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, जो क्रिटिकल एंगल है कि वो 45 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री था, तो इसलिए क्या होगा कि इसका रिजल्ट 45 डिग्री होगा कि क्रिटिकल एंगल जो है कि 45 डिग्री। एक्चुअली सॉरी, दिस इज़ द नॉर्मल इंसिडेंट जो है 𝜃c = 45 डिग्री। तो इक्वल टू क्या होता है कि इक्वल टू म्यू ए आर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो यहाँ पे जो एंगल है कि साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 दैट इज़ 1, एंड म्यू ए का वैल्यू होता है कि 1। तो इसलिए कि आपको पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो 1 अंडर साइन ऑफ 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 1 अंडर रूट 2, तो इसका वैल्यू होता है कि 1 अंडर रूट 2, तो दैट मीन्स म्यू जी इक्वल टू रूट 2, क्योंकि यहाँ पे जो म्यू ए का वैल्यू है ए आर पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है कि 1। तो इसका जो रिजल्ट होगा कि रूट 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक सिस्टम था जहाँ पे क्लासिकल नॉन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स था, एक्स वाई प्लेन पे था। पोटेंशियल जो था कि v ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इफ दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्मल bath एट द टेम्परेचर T, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होगा। तो जो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल जो होगा, तो देखिए कि ऑप्शन कैसे था कि 2 kBT और 3/2 ऑफ kBT। थर्ड ऑप्शन जो था 5/2 kBT, एंड फोर्थ ऑप्शन जो था हाफ ऑफ kBT। ऐसे 4 ऑप्शन था। तो क्या था कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या करना था, बाकी मेरे को देखिए तो इसको कैसे करना था, ठीक है। यही शायद ऑप्शन था, ये भी चेक कर लीजिए कि ये है कि नहीं। तो इसको कैसे करना था कि हैमिल्टनियन को लिखना था पहले। हैमिल्टनियन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में था, तो px² अंडर 2m प्लस एक आएगा कि py² अंडर 2m, और उसके साथ प्लस ऑफ हाफ ऑफ अल्फा ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पी वाई का स्क्वायर अंडर 2m प्लस इसको थोड़ा एक्सपांड करिए। तो एक्सपांड करने से क्या होगा कि x² माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए थोड़ा। तो ये एक क्वाड्रेटिक टर्म मिल रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म मिल रहा है।
तो एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगा और वाई स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगा, बट एक्स वाई के केस में कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो आपके पास था कि इक्विपोटेंशियल थ्योरम जो था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आ गया कि इक्विपोटेंशियल थ्योरम में बोला जाता है कि इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या होता है कि हाफ के टी करके। ठीक है, तो यहाँ से हाफ के टी, यहाँ से हाफ के टी और यहाँ से भी हाफ के टी आएगा हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर के लिए, और ये हाफ ऑफ अल्फा वाई स्क्वायर के लिए भी हाफ ऑफ के टी आएगा। ठीक है, बट एक्स वाई के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो एवरेज एनर्जी जो है वो आ जाएगा कि 2 kBT। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि 2 kBT। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से था कि क्वेश्चन क्या था कि 3 स्टेट गिवन था एक सिस्टम में E, 0 एंड -C एंड द पॉपुलेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिनलेस फर्मियंस। ठीक है, फर्मियंस बोला जा रहा है बट स्पिनलेस बोला गया था, तो जो होगा कि 2s+1 करके स्पिनलेस है तो मल्टीप्लिसिटी जो होगा 1। ठीक है, एक स्टेट में मैक्सिमम 1 पार्टिकल रह सकता है। तो अब दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम पे था, टेम्परेचर कुछ T पे, और क्वेश्चन जो था कि एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। कुछ ऑप्शन था, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 3 एनर्जी स्टेट था, तो E, 0 और -E। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन क्या था, शायद स्पिनलेस फर्मियन बोला गया था, 2 स्पिनलेस फर्मियन बोला गया था, तो फर्मियन था बट स्पिनलेस था, इसलिए क्या होगा कि 2s+1 मल्टीप्लिसिटी होता है, तो वहाँ पे आप लगाइए तो क्या होगा कि एक स्टेट में मैक्सिमम 1 पार्टिकल रह सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ऐसे करके एक केस आएगा। ठीक है, एक स्टेट में एक पार्टिकल ही मैक्सिमम रह सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं, और ये भी अरेंजमेंट हो सकता है, और ये भी अरेंजमेंट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो टोटल एनर्जी आ रहा है उसको कैलकुलेट करिए। तो इस स्टेट में इस जो अरेंजमेंट है इसमें जो एनर्जी आ रहा है कि E आ रहा है, इसमें जो आ रहा है कि -E आ रहा है, इसमें जो आ रहा है कि 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया कि रिजल्ट जो है एक्चुअली, तो एनर्जी जो है स्पेसिफिक 3 स्टेट के लिए E ऑफ -E ऑफ 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला गया था क्वेश्चन में कि एवरेज एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या करना था, आपको पार्टीशन फंक्शन को लिखना था। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है कि e⁻⁻β⁡ei नॉन डिजेनरेट केस में, तो यहाँ पे नॉन डिजेनरेट केस ही था, कुछ क्वेश्चन में डिजेनरेसी के बारे में बोला नहीं गया था। तो पहले देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा कि 0 के लिए e⁻0 दैट मीन्स ऑफ 1 प्लस ऑफ एक बार आएगा e⁻e/kBT -e के लिए, और फार्मूला में जो होता है कि माइनस, तो इसके लिए क्या होगा कि माइनस, तो क्या होगा कि e⁻, एक बार आएगा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो बीटा E, बीटा जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 1/kBT। ओके, सो दैट इज द पार्टीशन फंक्शन। और क्या था कि जो रिजल्ट क्या होगा कि एवरेज एनर्जी पूछा गया था, तो एनर्जी स्पेसिफिक स्टेट में जो एनर्जी, तो पहले देखिए कि इस केस में तो एनर्जी नहीं आ रहा है, तो ये दोनों केस के लिए सिर्फ आएगा कि E ऑफ e⁻⁻β⁡ei वही आएगा। तो ये दोनों के लिए जो एनर्जी है, तो देखिए कि E ऑफ क्या है कि एक बार एनर्जी E है, तो इसलिए e⁻⁻β⁡e। ठीक है, तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन क्या हुआ था कि इसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन हुआ था e⁻⁻β⁡e है, β-e। ओके, एक्चुअल फार्मूला जो होता है z e⁻⁻β⁡e पार्टीशन फंक्शन। तो देखिए, तो ये आ गया, और इसके लिए क्या आएगा कि माइनस आएगा, एक एनर्जी क्या है कि माइनस, सो दैट मीन्स -e⁻⁻β⁡e, बट यहाँ पे जो एनर्जी है माइनस है, तो दैट मीन्स e⁻a वाला टर्म आएगा, सो बीटा ऑफ e। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जिस ऑप्शन पे ये था आंसर तो वही करेक्ट है। ठीक है, तो एक क्वांटम मैकेनिक्स से और एक क्वेश्चन था जो है कि परटर्बेशन से पूछा गया था कि 2 लेवल क्वांटम सिस्टम
जो हैमिल्टोनियन गिवन था, हैमिल्टोनियन इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ 1001 प्लस ओमेगा 10 ऑफ 0 माइनस 1, और जो पार्ट था कि एज प्राइम दैट इज इक्वल टू ई ऑफ टाउ ऑफ 0 1 और 1 0. H prime is the small perturbation term था to the free of the Hamiltonian of H0 के लिए. दैट मीन्स ए जो है कि एक्चुअली क्या है कि ये नॉन परटर्ब टर्म है और ए परटर्ब वाला टर्म है. ठीक है, तो जहाँ पे ए फिक्स स्मॉल पॉजिटिव डायमेंशनलेस नंबर, और यहाँ पे कुछ चीज़ें था कि ए अल्फ़ा ओमेगा टाउ ये सारे एनर्जी का डायमेंशन है और पॉजिटिव क्वांटिटी था, ऐसे कुछ था. तो ऐसे मेरे को मिला है, तो थोड़ा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, कोई डाउट है तो अभी क्या बोला जा रहा है कि परटर्बेशन पैरामीटर एप्सिलॉन था होगा. तो आपको बताना था कि जो कौन सा स्टेटमेंट ग्राउंड स्टेट के लिए ट्रू होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बस के लिए ट्रू होगा. ठीक है, तो ऑप्शन जो था कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन में क्या होगा, जैसे हर बार क्वेश्चन आता है परटर्बेशन से, तो ये आपका परटर्बेशन पार्ट था और ये क्या था कि नॉन परटर्बेशन पार्ट था. तो आपको बताना था कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए कि ये जो आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस ओमेगा और ये 0, और ये क्या है कि 0 ऑफ अल्फ़ा माइनस ओमेगा, और जो यहाँ पे है कि E1 जो आएगा कि अल्फ़ा प्लस ऑफ ओमेगा, और ये क्या है कि एनर्जी वैल्यू 0 स्टेट के लिए. ठीक है, 0 करेक्शन के लिए. ठीक है, तो क्या होगा कि ये होगा कि 5 1, इसका जो रिजल्ट आएगा कि 1 0. ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो गिवन था कि एच प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ टाउ, ये शायद एप्सिलॉन था. ठीक है, ये जो पैरामीटर होता है परटर्बेशन वही था. तो देखिए इसमें क्या करना था कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि T0 को भी लिख सकते हैं कि वो क्या है कि अल्फ़ा माइनस ऑफ ओमेगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है देखिए कि यहाँ पे ऑफ 5 2, सो दैट इज इक्वल टू 0 ऑफ 1. ठीक है, जैसे आप आइगन स्टेट को लिखते हैं वैसे मैंने लिखा अभी. तो देखिए क्या है कि E1 प्राइम क्या होगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा. ठीक है, E1 1. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो जो फॉर्मूला होता है कि 5 1 ऑफ एच प्राइम, ओके, परटर्बेशन हैमिल्टोनियन एंड देन H1. तो इसको थोड़ा देखिए क्या होगा कि ये जो है कि 1 0, और पटर पार्ट जो था एक्चुअली एप्सिलॉन ऑफ टाउ ऑफ क्या है कि 0 1 1 0, ऐसे करके ये जो वाला टर्म है कि 1 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए कि क्या होगा. देखिए कि ये जो वाला टर्म है कि एप्सिलॉन और टाउ, इसको बाहर लेके आइए, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए. तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा कि देखिए कि ये तो पहले 1 0 है, तो और यहाँ पे जो आ रहा है कि 0 1, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, पहले 0 से 0 1 एंड प्लस 1 से 0, देन 1 ऑफ 0 प्लस 0 ऑफ 0. ठीक है, तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये जो वैल्यू आएगा 0. तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी जो करेक्शन है वो क्या है कि 0. ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना था कि सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करना था. तो वो कैसे करते, देखिए ऐसे करके आप E2 1 को भी कर सकते हैं कि ये तो मैंने एक आइगन वैल्यू करने के लिए किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि E2 1 का वैल्यू वो भी आपका क्या आएगा कि 0 आएगा. ठीक है, मैं वो भी कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सिमिलर वे पे करिए. हाँ ठीक है, तो क्या आएगा देखिए कि E2 ऑफ 2, इसका वैल्यू क्या है, सॉरी दिस इज 1. फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देख रहे हैं, बट ये जो है कि आइगन वैल्यू है 1 और सेकंड आइगन वैल्यू. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो स्टेट आएगा कि 5 2 और
एच प्राइम और फाई टू। ठीक है, इसको देखिए क्या होगा कि एप्सिलॉन ऑफ टाउ दैट इज़ 0 1 और मल्टीप्लाई ऑफ 0 1 1 0 और ये जो है कि 0 1। पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, देन जो रिजल्ट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखेंगे कि इसका वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी जो करेक्शन है वो क्या है कि 0 है। तो चलिए तो नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करते हैं, तो जो है कि n/2 ऐसे करके। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि जो फाई m ऑफ एच प्राइम ऑफ फाई टू, ठीक है, और इसका मॉड स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिखिए कि E2 माइनस ऑफ क्या था कि E ऑफ m ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और भी, तो आपका जो रिजल्ट था वो आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है कि सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए, आपके क्लास नोट में भी ये था। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो आएगा कि 1 और ये जो वैल्यू आ रहा है कि एच प्राइम जैसे था कि ऑफ फाई टू, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एंड देन जो वैल्यू है क्या है कि -2 ओमेगा, -2 ओमेगा। ठीक है, E2 माइनस ऑफ E1। एक्चुअली देखा है कि अपने जो रिजल्ट आ रहा था कि अल्फ़ा प्लस ओमेगा E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू आ रहा था अल्फ़ा माइनस ओमेगा। तो E2 माइनस E1 करें तो क्या होगा कि अल्फ़ा माइनस ओमेगा माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस ओमेगा, दैट मीन्स -2 ओमेगा आएगा, अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए कि ये जो वैल्यू आ रहा है कि माइनस ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ टाउ स्क्वायर, इसका मॉड स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अंडर 2 ओमेगा। तो इसलिए जो रिज़ल्ट होगा कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 एंड सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होगा कि जो परटर्बेशन पैरामीटर से माइनस ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ टाउ स्क्वायर अंडर 2 ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करिए कि क्वेश्चन क्या था और एक्चुअली ये मैट्रिक्स था कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था मैकेनिक्स से था, क्या था कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से कि एक एक्शन बोला गया था कि S = TA to TB और हाफ ऑफ mx डॉट स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा x डॉट प्लस अल्फा x डबल डॉट माइनस ऑफ Vx ऑफ dt गिवन था, एक्शन गिवन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि द इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा गया था। तो इसको करने के लिए तो देखिए यहाँ पे क्या था कि आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन में जो मोशन होता है, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन में जो मोशन होता है, उसमें थोड़ा एडवांस जो फॉर्म होता है उसको लिखना है कि हायर ऑर्डर टर्म में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना था। ठीक है, तो ये तो देख के पता चल रहा है कि एक्शन जो होता है कि एल ऑफ डी टी ऐसे करके दे रखा था। ठीक है, और आपको लगाना था कि जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हायर ऑर्डर के लिए जैसे होता है, देखिए कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था कि हायर ऑर्डर के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि डी डी टी ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स डॉट। ठीक है, और माइनस होता है कि डेल एल अंडर डेल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो x है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बट जो एक्चुअली लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि डी डी टी ऑफ डेल एल अंडर डेल क्यू के डॉट माइनस ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू के क्या होता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बट इन केस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा ये हायर ऑर्डर लगेगा, तो जो एक्चुअल होता है कि d2 अंडर डी टी स्क्वायर ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स डबल डॉट, और इसमें नेगेटिव आएगा और ए टर्म पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना था, ये जो एल यहाँ पे चॉइस करके, एक्चुअली क्या होता है कि एक्शन जो होता है कि एल ऑफ डी टी, तो एल क्या था कि ए वाला टर्म था, तो आपको क्या करना था सिर्फ एल को इस फॉर्मूला से डिफरेंशिएट करना था। तो ये खुद कर लीजिए, तो आपका जो रिजल्ट इसमें मिलेगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है, वही आपको इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है कि हायर ऑर्डर के लिए। ठीक है, d2 अंडर डी टी स्क्वायर ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स डबल डॉट माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स डॉट प्लस ऑफ डेल एल अंडर डेल एक्स इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहाँ पे एल चॉइस कर लीजिए, डिफरेंशिएट करिए पहले एक्स डबल डॉट से, ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो बाकी सारे कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एक्स डॉट से सिर्फ डेरिवेटिव होगा और यहाँ पे सिर्फ एक्स से, ठीक है। और पोटेंशियल जो है क्वेश्चन में गिवन था कि वी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जो है सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो ये आप लोग ये लगा सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन खुद कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक 5 ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन था, ऐसे कुछ था। तो वहाँ पे बोला गया था कि द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करें, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कि a माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ i इक्वल टू 0, ठीक है, वही लगाइए। तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करना था कि 1 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 12 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 3 2 1 और नेक्स्ट क्या है कि 0 0 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 2 2 और ये जो वाला टर्म है 0 0 3 और माइनस लैम्डा 3 एंड देन 0 0 0 और 0 ऑफ माइनस लैम्डा, एक्चुअली 1 माइनस लैम्डा, दिस इज 1 एक्चुअली यहाँ पे था तो 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अच्छे से लिखना था, ठीक है। आप लोग देखिए कैसे करना था, ठीक है। तो फिर देखिए कि यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा जो टर्म है वो क्या हो रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर ले लीजिए कि 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया। तो क्या आएगा कि यहाँ पे जो मिल रहा है कि एक्चुअली तो यहाँ पे आ रहा है कि 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो देन 1 1 2 मैंने ए वाला टर्म को पहले यहाँ पे ए वाला टर्म को लेके डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन नहीं लेना है तो क्या एक काम करें कि 1 माइनस लैम्डा ए वाला टर्म को लिखिए, ठीक है। इस वाला टर्म मतलब ए वाला को क्लोज करके मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है, बाकी जो मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए कि 12 और क्या है कि 2 माइनस ऑफ लैम्डा और 3 2 एंड देन 0 और 0 और माइनस लैम्डा 2 ऑफ 0 0 3 एंड माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए, तो अभी देखिए कि एक लैम्डा का वैल्यू तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो देन आपको क्या करना था, अब लोग क्या करें, जो वाला टर्म में ज़्यादा 0 आ रहा है वही से एक्सपांड करें। तो मैंने पहले ए वाला टर्म को एक्सपांड किया, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा से ए वाला मैट्रिक्स को लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि ए जो वाला टर्म है इससे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आसान था, इतना टफ नहीं था। तो देखिए मैं नेक्स्ट जो पार्ट वो कर रहा हूँ, देखिए। तो मैंने नेक्स्ट जो पार्ट था वो मैंने किया है यहाँ पे। तो -3 और जो एक्चुअली क्या था कि लैम्डा वाला जो टर्म था उससे मैंने किया। तो देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो आएगा कि इसको मल्टीप्लाई करें कि 3 और ए तो आपको आता ही है, ठीक है। तो आप क्या करें, 2 से करें, तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी वो 2 से करें तो 2 अब क्या आ रहा है, देखिए कि 1 माइनस लैम्डा ए वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लैम्डा, इसको ब्रैकेट दीजिए और माइनस ऑफ क्या है कि 12। तो ये वाला टर्म तो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ लैम्डा और यहाँ पे यही करना है, इसको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सपांड ना करें, ठीक है। जिसमें 0 ज़्यादा है उससे एक्सपांड करें तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है। माइनस लैम्डा और यहाँ पे होगा कि 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस ऑफ लैम्डा और माइनस क्या है कि माइनस ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आ रहा था एक्चुअली उसमें आप क्या करें, तो ए वाला टर्म को कॉमन लीजिए तो देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 आएगा। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है कि एक वैल्यू तो पहले आया था कि 1 और एक आएगा प्लस माइनस √6, ठीक है।
तो देन ए भी 0 हो सकता है, दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है, कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 लैम्डा माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो इसमें सॉल्व करने से आपका जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, तो मैंने अभी मैंने यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं आसानी से कि लैम्डा का जो वैल्यू आएगा -2 और 5। तो जितने सारे आइगन वैल्यू आ रहा है कि 0 ±√6 -2 एंड 5। तो क्वेश्चन क्या था कि द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका जो आंसर होगा कि 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक्स से और भी एक क्वेश्चन था कि फॉर स्पिन वन पार्टिकल के लिए, स्पिन वन पार्टिकल के लिए एक वेव फंक्शन गिवन था साई इक्वल टू C1 - 1 साई 1 प्लस C0 साई 2 प्लस C+1 साई 3। और जहाँ पे बोला गया था कि साई 1 का स्टेट का जो आइगन वैल्यू है -h⁻, साई 2 का है 0, साई 3 के लिए जो आइगन वैल्यू है +h⁻। और क्वेश्चन क्या था कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Hz ये क्या है कि 0 है, Hz का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है 0 है। तो आपको बोला गया था कि कुछ रिलेशन गिवन था कि C0 C1 C-1, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रिलेशन बना रहा है C0 जो फ्रैक्शन है उसके रिलेशन क्या होगा। जैसे एक ऑप्शन ऐसे था कि 2C0 का मॉड स्क्वायर प्लस C-1 का मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे करके कुछ ऑप्शन था। तो देखिए इसको कैसे करना था। तो पहले क्या करना था कि नॉर्मलाइजेशन जो चेक करना होता है, कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो फ्रैक्शन होता है इसका स्क्वायर, ये सारे मॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है कि +1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें ये एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना था कि एक्चुअली देखिए कि यहाँ पे जो Hz का वैल्यू होता है 1 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 -1, ठीक है। तो फिर देखिए कि इसमें ये जो 1 0 0 है ये साई 1 के लिए, ये जो 0 0 0 एक्चुअली ऐसे नहीं ना करे तो ऐसे करे, तो कि साई 1 क्या होता है कि आपका 1 0 और 0, और साई 2 जो होता है स्टेट एक्चुअली क्या होता है कि 0 1 0, साई 3 जो होता है कि 0 0 1, ठीक है। तो देन देखिए कि तो फिर साई प्लस का मॉड स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे तो साई प्लस का मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ साई और माइनस का मॉड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसमें देखेंगे तो क्या आएगा कि ये आइगन स्टेट को लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि अभी तो साई क्या है कि तीनों स्टेट से बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन पे, तो यहाँ से जो आएगा कि C प्लस मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ C माइनस मॉड स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 0। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू C प्लस मॉड स्क्वायर इक्वल टू C माइनस मॉड स्क्वायर। तो ये नॉर्मलाइजेशन, ये जो कंडीशन गिवन था इससे लगा के आप ये रिलेशन आपको मिलेगा, तो वही आप यहाँ पे लगाना था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होता है वो यहाँ पे लगाना था। तो लगाएंगे तो क्या होगा कि देखिए कि C प्लस के रिप्लेस में C माइनस लिख सकते हैं। तो देखिए कि जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ऐसे था कि आप यहाँ पे C प्लस के रिप्लेस C माइनस लिख सकते हैं, तो क्या होगा कि ये वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ रहा है कि दोनों टर्म आ रहा है, मतलब कि 2C मतलब 2 ऑफ C माइनस इसका मॉड स्क्वायर प्लस C0 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो ऑप्शन था यही करेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होता है इक्वल टू 1 होता है। बट यहाँ पे ये जो गिवन केस था, गिवन जो कंडीशन था, यहाँ पे लगाने से ये जो स्टेट और Hz का वैल्यू लगाने से ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे आप लगाएंगे तो ऑप्शन जो था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ए मास जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जो फोर्स लग रहा है Fx इक्वल टू माइनस ऑफ K1x माइनस K2 ऑफ x टू द पावर n।
और x इक्वल टू 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और x जो है कि पॉजिटिव n जो है कि n जो यहाँ पे है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या था कि द मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो क्वेश्चन क्या था कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द मोशन ऑफ द मास रिमेन्स सिमेट्रिक अबाउट द x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे सिमेट्रिक हो रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे। तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा देखिए कि ओनली जो पॉसिबिलिटी होगा तो वो क्या होगा कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए जो होता है कि fx इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ kx ऐसे होता है, ठीक है। तो इनका वैल्यू क्या बोला जा रहा है कि इनका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है एक इंटीजर। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि इनका वैल्यू 1 होगा तो फिर क्या होगा देखिए कि fx इक्वल टू माइनस k1x माइनस ऑफ k2x। तो आप यहाँ पे माइनस ऑफ x को कॉमन लेके k1 प्लस k2 लिख सकते हैं और k1 k2 क्या बनाएगा, एक k मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, बट आपको जो बिहेवियर है वही रखना है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, तो इसलिए n का वैल्यू क्या होगा, ओनली जो वैल्यू होगा n का वैल्यू 1, तब क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा कि n इक्वल टू ओनली 1 वैल्यू के लिए ये होगा, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे तो ये तो नहीं होगा कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ kx, ऐसे फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा कि ओनली n इक्वल टू 1 वैल्यू पे ये क्या होगा कि जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वही लगाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ, वो तो मैंने कर दिया ना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि 3720 बेस 8 दैट मीन्स ऑक्टल से आपको करना था कि डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 3720 नंबर का, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि ऑक्टल से डेसिमल, तो क्या करना होता है कि आपको ऑक्टल से डेसिमल जाने का जो प्रोसीड्यूर है तो 8 के पावर पे 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो पहले जो स्टार्ट करेंगे कि 8 टू द पावर 3 से, ठीक है। प्लस क्या होगा कि 7 ऑफ 8 टू द पावर 2 प्लस 2 ऑफ 8 टू द पावर 1 प्लस 0 ऑफ 8 टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बेस 10 पे, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, ये भी आप लोग कर सकते थे। शायद आपने करा है ये प्रॉब्लम, ऐसे ही करना था कि 8 के पावर में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक करंट कैरिंग वायर था अलोंग एक्स एक्सिस विद द लेंथ -d टू -इनफाइनाइट एंड d टू -इनफाइनाइट। तो एक करंट कैरिंग वायर था, तो जो क्या था कि एक्चुअली -d से -इनफाइनाइट तक और d में से +d से क्या था कि -इनफाइनाइट तक, और करंट I इज़ फ्लोइंग, करंट क्या है कि I फ्लो कर रहा है इसमें। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेस्ट वायर इन द YZ प्लेन फ्रॉम द समथिंग कुछ d डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में मेरे को जो मिला वो मैं बता रहा हूँ कि -d से -इनफाइनाइट तक एक वायर है और एक क्या है कि d से इनफाइनाइट तक क्या है कि इसका एक्चुअली कनेक्शन है, मतलब जो वायर है वो क्या है कि इस पार्ट पे नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको बताना है कि ये जो इसमें जो मिडिल पॉइंट है तो इसको आप 0 कंसिडर करें। तो इस 0 पॉइंट पे आपका d डिस्टेंस पर आपको क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें क्या करना था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक
ये कंटिन्यू रहता तो क्या होता कि म्यू नॉट आई अंडर 2 पाई डी, बट इन केस में ये जो वाला टर्म, ये जो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पे एक क्या होगा कि 1 माइनस 1 अंडर √2 ये आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता कि म्यू नॉट आई अंडर 2 पाई डी, तो यहाँ पे जो होगा कि 1 माइनस 1 बाई √2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्चुअली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन था। देखिए बहुत आसान था क्वेश्चन कि द स्पेशल पार्ट ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट इज द एंटी सिमेट्रिक अंडर द एक्सचेंज। ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट के लिए जो स्पेशल पार्ट है जो वो क्या है कि एंटी सिमेट्रिक है अंडर एक्सचेंज के समय। ठीक है, क्या है कि एंटी सिमेट्रिक है। इफ sign up and spin up and spin down state though are respectively of the each electron, the spin part of the 2 electron state cannot be the possibility। जो ऑप्शन कुछ था ऐसे था कि, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन था कि 1 अंडर √2 और प्लस ये था एक ऑप्शन, और थर्ड जो ऑप्शन था कि 1 अंडर √2 और इसमें नेगेटिव साइन था, और फोर्थ जो ऑप्शन था कि ये ऐसा था। बट क्वेश्चन में ये था कि जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का स्टेट कैन नॉट भी पूछा गया था कि द स्पिन पार्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट कैन नॉट बी व्हिच ऑफ द ऑप्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो क्या है देखिए कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, तो आपको जेटली के बुक में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एक्चुअली फर्मियन के लिए जो वेव फंक्शन होता है कि वो एंटी सिमेट्रिक होता है, और बोसोन के लिए क्या होता है कि वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। बट जो वेव फंक्शन मिलता है दोनों पार्ट से मिलता है, एक स्पेशल पार्ट एंड एक स्पिन पार्ट से मल्टीप्लाई होके आता है। ठीक है, तो ये आपको जेटली के जो आइडेंटिकल पार्टिकल जो टॉपिक चैप्टर है ना वहाँ से मिल जाएगा, ये पूरा क्लियरली वहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो खुद देख भी सकते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अभी बोला गया है कि स्पेशल जो पार्ट है ना, जो स्पेशल पार्ट है वो क्या बोला गया है कि एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, वो एंटी सिमेट्रिक ही हो रहा है, तो स्पिन पार्ट का पॉसिबिलिटी क्या नहीं होना है। ठीक है, कैन नॉट भी पूछा गया था, तो कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कि वेव फंक्शन जो मिलता है इसकी स्पेशल पार्ट मल्टीप्लाई ऑफ स्पिन पार्ट से। ठीक है, तो अभी ए वाला टर्म नेगेटिव है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब मैंने नेगेटिव कंसिडर किया, और स्पिन वाला पार्ट क्या होगा, तो स्पिन वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, फिर तो क्या होगा, फिर तो नेगेटिव होगा ना। बट आप इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे स्पिन वाला टर्म को, मतलब एंटीसिमेट्रिक कंसिडर करेंगे, तो क्या होगा कि ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा। बट फर्मियन ऑलवेज जो वेव फंक्शन शो करता है वो क्या होता है कि एंटीसिमेट्रिक। तो अभी बोला गया था कि स्पेशल वेव फंक्शन जो है एंटीसिमेट्रिक, स्पिन वेव फंक्शन का पॉसिबिलिटी कौन सा नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो जो थर्ड ऑप्शन में था वो क्या था कि एंटीसिमेट्रिक था, और जो सेकंड ऑप्शन में था वो क्या था कि सिमेट्रिक था। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो हो सकता है, क्योंकि देखिए कि स्पेशल पार्ट क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, स्पिन पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है। बट अभी क्वेश्चन में यही बोला जाता है कि कौन सा पॉसिबल है, तो क्या होता है कि सेकंड ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तब तो क्या होगा कि एक एंटी सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मिलके एंटी सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको करना था कि कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। तो कब पॉसिबल नहीं है कि फर्मियन के लिए, जब स्पेशल वेव फंक्शन बोला जा रहा है कि स्पेशल पार्ट जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, तो स्पिन पार्ट एंटीसिमेट्रिक होगा, तो दो एंटीसिमेट्रिक पार्ट मिलके जो वेव फंक्शन बनाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, जो एक्चुअल फर्मियन के लिए होता नहीं है।
फर्मियन के लिए वही फंक्शन जो होता है एंटी सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1/√2 ऑफ साइन स्पिन अप स्पिन डाउन माइनस ऑफ स्पिन अप स्पिन डाउन। ठीक है, कैन नॉट बी है तो ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक ऐसे कुछ गिवन था कि यहाँ पे एक बॉक्स था, तो यहाँ पे एक्चुअली एक सोर्स था। तो यहाँ पे एक बॉक्स पे क्या है कि यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है और जो एक ऑब्जर्वर था ऐसे यहाँ पे था। ठीक है, तो ये 3 मैंने कंसिडर किया, A1 और इस पोजीशन का मैंने 2 कंसिडर किया। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है कि v है और 1 और 2 में जो रिस्पेंस 1-2 में जो वेलोसिटी है कंपेरिजन में c अंडर क्या था कि c/√2 ऐसे कुछ गिवन था। तो ये भी मेरे को पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिला, तो मेरे को जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक से उठाया था। अब देख सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है क्वेश्चन एक्चुअली बुक पे। तो मेरे को लगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं उसका जो आंसर होगा मैं वो बता रहा हूँ कि v23 = -b ऐसे कुछ रिलेटिव वेलोसिटी गिवन था वहाँ पे। तो देखिए तो क्या होगा कि v13 कैसे करें कि u - v अंडर 1 - uv अंडर c² ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। तो v12 माइनस ऑफ v32 अंडर 1 - v12 और v32 अंडर c² इक्वल टू c/√2 माइनस ऑफ v अंडर ऑफ 1 - cv अंडर cv अंडर ऑफ √2 ऑफ c²। ठीक है, एक्चुअली सॉरी दिस इज एक्चुअली c अंडर n। ठीक है, जो c अंडर n, तो ये क्या होगा कि c अंडर n और जो है कि c अंडर n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, सॉरी दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मीडियम, तो 1 माइनस ऑफ v अंडर ऑफ nc। ठीक है, और ऐसे करके इसको थोड़ा सॉल्व करिए और भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन ऐसे था c माइनस ऑफ nv ऑफ अंडर nc माइनस ऑफ v ऑफ c, देन इसको आप इस c को क्या करें कि इस c से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा देखिए कि c माइनस ऑफ nv और ये c एक कैंसिल आउट हो जाएगा, nc ऑफ c दैट इज n माइनस ऑफ v अंडर c अंडर v दैट इज v अंडर c दैट इज v अंडर c। ठीक है, ये थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लीजिए और क्वेश्चन में कुछ ठीक से मिला नहीं, बट ऐसे कुछ था कि रिलेटिव वेलोसिटी के जो एडिशन फार्मूला होता है तो वही से आपको एक इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता। तो ये लाइट बीम ट्रैवल कर रहा था एक स्पीड c से विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द ग्राउंड। एक ग्लास ब्लॉक था, ऐसे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे है, तो इस बॉक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n है। ठीक है, opposite to the speed, travel opposite to the speed it and the speed the v with respect to the ground observer। तो क्वेश्चन था कि find the speed of the light travels inside the glass with respect to the ground observer। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका ऐसे था, तो ये भी आप देख सकते हैं। और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम का कुछ सजेशन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ जो है कि मेमोरी बेस्ड है और कुछ प्रॉब्लम करते देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 25 थर्मोडायनामिक्स से और एक क्वेश्चन था कि h गिवन था, f गिवन था। ठीक है, और बताया गया था कि x एक कुछ x इक्वल टू कुछ डिफाइन किया गया था और बताया गया था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा x का वैल्यू तो बताना था। तो देखिए कि इसको सॉल्यूशन करने का ये बहुत आसान था कि आप मैक्सवेल इक्वेशन लगा सकते थे। तो मैक्सवेल इक्वेशन से पूछा गया था, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है कि आपका
ये एक्चुअली होता है कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है कि डेल एस अंडर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अंडर डेल टी एट कॉन्स्टेंट ऑफ पी। ऐसे करके जितने सारे जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है तो उसको लिखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि पी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके 4 मैक्सवेल इक्वेशन के लिखना था, तो लिख के आपको देखना था कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक ऑप्शन जो टेस्ट करना था कि मैक्सवेल इक्वेशन को लगा के, ठीक है। तो मेरे को ये 25 क्वेश्चन मिला, और भी 1-2 क्वेश्चन मिला जिसमें सफिशिएंट डाटा नहीं है। तो और 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी है, मेरे को लग रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो उसमें रियल इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या होगा। तो उसका जो आंसर मेरे को लग रहा है कि n² - n होगा। तो मेरा उस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मैं नेक्स्ट सेशन में उसका सॉल्यूशन करूँगी। तो मेरे को लग रहा है उसका रिजल्ट n² - n होगा, ठीक है। तो बट ये श्योर नहीं है। तो इस क्वेश्चन मेरे को मिला है एक, और एक क्वेश्चन मेरे को मिला है जो इस सेशन में नहीं कर रहा हूँ, जो है कि एक्चुअली का एक स्टीम इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा। तो एफिशिएंसी क्या होगा जहाँ पे एक्चुअली प्रेशर गिवन था और टेम्परेचर गिवन था। तो स्टीम इंजन में एफिशिएंसी जो है एक्चुअली टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, बट वो एक्चुअल फॉर्म आपको बनाना था, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगी। और किसी को कुछ क्वेश्चन याद है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इस सेशन में इतना ही। तो कोई सजेशन आपको देना है कि इस जो मैंने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कराया, इसमें कोई आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ सजेशन आपको इस सॉल्यूशन में देना है, तो आप कमेंट करके बताइए। और कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए, किसी प्रॉब्लम को आपको याद है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन में बाकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है।